नमस्कार। आप देख रहे हैं द देसी अंदाज। मैं दीपक आपके बीच आज के इस चर्चा में मैं आपको बड़े खास मेहमान से आपको रूबरू कराऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि इस क्षेत्र के फिर से एक होनहार को मैं आपके बीच लेके आया हूं, और ऐसा होनहार कि ये एक छोटे से जगह से निकलकर फाइनेंशियल सेक्टर में, फाइनेंस के क्षेत्र में एक अच्छे जगहों पे काम करने का अनुभव आज इनके पास है, और एक क्या कहते हैं कि एक एक्सपर्ट के रूप में आज ये काम कर रहे हैं। तो मैं आपका परिचय करा देता हूं। आप हैं रितेश कुमार जी। आप देश भर में आपके क्लाइंट हैं। आप एक तरह से कह सकते हैं कि आप देश भर के जाने माने आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट और सेमी क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के रूप में काम करते हैं। आपने NISM सेमी फाइनेंस में MBA किया है। सेबी भारत के सिक्योरिटी मार्केट का रेगुलेटर है। इन्होंने सेबी के कई प्रोफेशनल परीक्षाएं भी पास की है आपने, और जैसे इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्टिफिकेशन जो आपके भारत के कुछ चुनिंदा क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर्स में शामिल करता है। तो आज आपको सबसे पहले तो रितेश जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे आमंत्रित करने के लिए। रितेश जी, आपसे चूंकि इस क्षेत्र के लिए फाइनेंशियल सेक्टर बड़ा नया सब्जेक्ट है जी, और लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। आपको भी चूंकि आप काम कर रहे हैं, आपके देश भर के क्लाइंट हैं, तो आपको समझ में आता होगा। सबसे पहले तो आप अपने बारे में और क्या डिटेल हो सकता है, थोड़ा सा लोगों को आप बताइए। तो जैसे कि आपने बताया, मेरा नाम रितेश कुमार है और अभी मैं प्रॉस्पर एज फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूं और कंपनी मैनेज कर रहा हूं, जिसमें हम लोग फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं। जिसमें बेसिकली हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और वेल्थ मैनेजमेंट का काम करते हैं और लोगों को सही डायरेक्शन देते हैं कि कैसे और अच्छे से आप अपना फाइनेंस मैनेज कर सकते हैं। चूँकि मैं एक गाँव से बिलोंग करता हूँ, पाकुड़ जिले से बिलोंग करता हूँ, जो काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र में आता है, और यहाँ पे लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज बहुत कम है, अवेयरनेस बहुत कम है। क्योंकि यहाँ पे शिक्षा का भी हमारा ग्राफ कम है, तो डेफिनेटली फाइनेंशियल जो नॉलेज का ग्राफ है वो कम है। तो मैं इसलिए इस क्षेत्र में हूँ क्योंकि यहाँ पे और अवेयरनेस बढ़ा सकता हूँ। और मेरे बारे में और बताऊँ तो मैंने MBA किया हुआ है, MBA इन सिक्योरिटीज मार्केट, जो कि NISM सेबी से किया हुआ है। और मैंने पूर्व में भी काफ़ी कॉरपोरेट्स के साथ काम किया है उनके फाइनेंस मैनेज करने के लिए। और MBA के अलावा मैंने जो सेबी जो रेगुलेटर इंडिया में सिक्योरिटीज मार्केट का, उसकी लगभग 10-12 एग्जाम्स मैंने पास किए हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के एग्जाम है, रिसर्च एनालिस्ट का एग्जाम है, और काफ़ी म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट का एग्जाम है, इक्विटी डेरिवेटिव है। तो मैंने कई सारे एग्जाम्स इस क्षेत्र का पास किया है, सेबी के द्वारा जो भी आयोजित किए गए, तो मैंने काफ़ी पास किया है। और मेरा जो बेसिक रोल है, मैं फाइनेंशियल अवेयरनेस इस क्षेत्र में बढ़ाना चाहता हूँ, और उसमें मैं काम भी कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा क्षेत्र फाइनेंशियल अवेयरनेस में काफ़ी पीछे है। चलिए रितेश जी, फिर से आपका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि इस क्षेत्र में फाइनेंशियल सेक्टर भी एक रोजगार का बहुत बड़ा साधन हो सकता है जी, यही चीज आज हमारे दर्शकों को आपके माध्यम से हम लोग जानेंगे भी, दर्शक भी जानेंगे इस बात को कि कैसे फाइनेंशियल सेक्टर में हम अच्छे रोजगार कर सकते हैं जी, अच्छे इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छे मुनाफा कमा सकते हैं। इस विषय पे आपसे आज बातचीत होगी। तो चलिए आज सबसे पहले आपसे जानेंगे कि जो नए इन्वेस्टर हैं जी, उनको पहले कौन सी ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो जैसा कि हम आपको इसमें बताना चाहेंगे कि जो आपने 3 गलतियां नहीं करनी चाहिए, तो मैं अपने इस क्षेत्र से रिलेटेड इसका मैं थोड़ा सा आंसर देना चाहूँगा
कि हमारे क्षेत्र के लोग जो मेजर 3 जो गलती करते हैं वो क्या है। तो इसमें एक जो मुझे सबसे बड़ी गलती दिखती है कि लोग यहाँ पर इमरजेंसी फंड नहीं बनाते हैं। इमरजेंसी फंड का मतलब है कि ये कॉर्पस वो हो सकता है कि आपके महीने खर्च का 6 से 8 महीने का खर्च जो हमेशा लोगों को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वो अगर कभी उनका जॉब लॉस हो जाए या कभी उनकी आमदनी नहीं हो पाए, हो सकता है कि कभी एक्सीडेंट हो गया या कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जब वो कुछ भी कमा नहीं पाते, तो वो सरप्लस पैसा अगर उनके पास रहेगा तो उनको वो मदद करेगा। तो लोग यहाँ पर इमरजेंसी फंड बनाने पर ध्यान नहीं देते हैं। इसके अलावा जो मैं इस क्षेत्र में देखता हूँ, चूंकि शिक्षा की थोड़ी कमी है, तो लोग कई बार मैं देखता हूँ कि जल्दी पैसा कमाने पर ज्यादा जोर देते हैं, क्विक रिटर्न जिसको बोलते हैं, या पूंजी स्कीम में इन्वेस्ट करना ज्यादा जरूरी समझते हैं। जैसे कि पूंजी स्कीम का मतलब है कि कहीं 100 रुपया दिया, अगले 21 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम। चूंकि 21 दिन में पैसा डबल का तो कोई नियम ही नहीं है, कोई ऐसा साधन नहीं। अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े उद्योगपति भी 21 दिन में पैसा डबल कर रहे होते। तो यहाँ के लोग थोड़ी इस तरह की स्कीम में ज्यादा भरोसा करते हैं। गांव देहात के लोग अगर उनको बोल देते हैं कि भाई इतने दिन में तुम्हारा पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, तो वो ज्यादा विश्वास करते हैं। तो ये गलती नहीं करनी चाहिए। और तीसरा जो मैं समझता हूँ कि एक और जो चीज लोगों को ध्यान देना चाहिए कि इंश्योरेंस उनको एक मतलब मिनिमम इंश्योरेंस होना चाहिए। मिनिमम इंश्योरेंस में प्योर इंश्योरेंस की मैं बात कर रहा हूँ, इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसमें आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिले। चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस का, तो भाई उसमें प्रॉपर अगर किसी आदमी के साथ कोई घटना हो जाती है या कोई इलाज होती है तो उसका इलाज उसमें हो। तो गवर्नमेंट की भी स्कीम चलती है, या डेथ इंश्योरेंस जिसको लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं, तो वो भी प्रॉपर प्रोटेक्शन वाली प्लान जो लोगों के पास होनी चाहिए। क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये थोड़ा गरीबी वाला क्षेत्र है। यहाँ पे किसी के अगर कोई वर्किंग पर्सन जो घर में कमाता है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो परिवार में बहुत आफत आ जाता है। आए दिन हम लोग यहाँ न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि घर का कमाने वाला इंसान का डेथ हो गया। आज भी मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि कहीं बिजली गिरा तो एक जेंट्स का मृत्यु हो गया और एक लेडीज का भी मृत्यु हो गया, तो उसके 3 बच्चे अनाथ हो गए, उसके परिवार में बहुत प्रॉब्लम हो गया। तो अगर प्रॉपर इंश्योरेंस अगर 5-10 लाख रुपया का भी रहता है सरकारी इंश्योरेंस, तो उनको आज थोड़ा हिम्मत रहता है उनके बच्चे को। तो ये 3 गलती जो मैं इस क्षेत्र में देखता हूँ कि ये कभी नहीं करनी चाहिए और इस पर सुधार की जरूरत है। आपने जैसे बताया कि इमरजेंसी फंड लोग इस पर ध्यान नहीं देते। आप पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इमरजेंसी फंड क्या है। तो इमरजेंसी फंड का मतलब है कि कभी भी कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन अगर आता है तो उस समय उस पैसे का यूज किया जाए। इमरजेंसी किसी भी तरीके का हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, जॉब लॉस का भी हो सकता है, या हो सकता है कि वो आदमी किसी वजह से काम नहीं कर पा रहा, उसका काम चला गया, या कुछ काम सीजनल भी होता है कि भाई बरसात के समय में काम नहीं चलेगा। जैसे कुछ लेबर मजदूर का काम है कि बरसात के समय में बहुत ढीला चलता है। तो अगर इमरजेंसी फंड उनके पास रहेगा तो वो उस समय में अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर पाएंगे। इमरजेंसी फंड लोग कैसे बनाएंगे? इमरजेंसी फंड बनाने का सिंपल तरीका है कि अगर उनका मंथली खर्च 10,000 रुपया है तो 60,000 रुपया बनाना, वो अपने वो सेविंग अकाउंट में भी रख सकते हैं, या आरडी के माध्यम से जमा कर सकते हैं, या एसआईपी के माध्यम से जमा करके रख सकते हैं। वो ऐसे जगह निवेश होना चाहिए जहां से वो पैसा का तुरंत एक्सेस कर पाए। जैसे सेविंग अकाउंट में आप पैसा तुरंत एक्सेस कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, या आरडी में अगर पैसा जमा है तो वहां से भी आप तुरंत निकाल सकते हैं, 1 क्लिक में पैसा निकलता है, या एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में भी जमा किया आपने तो वो पैसा तुरंत निकल जाता है। वो ऐसे जगह में आप पैसा नहीं लगाए कि जहां निकालने में आपको बहुत परेशानी हो। जी, यही मैं जानना चाह रहा था। कहने का मतलब है कि अगर किन्हीं के पास इमरजेंसी फंड नहीं है जी, तो वो कहाँ से शुरुआत? 6 महीना में मान लीजिए उसके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, किसी को शुरुआत करनी है इस क्षेत्र में, तो कहाँ से शुरुआत करेगा वो? देखिए, अगर कोई, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि किसी इंसान के लिए 60,000 भी इमरजेंसी फंड हो सकता है, किसी के लिए वो अमाउंट 6 लाख भी हो सकता है। तो अगर शुरुआत करना है तो शुरुआत 500 रुपए पर महीने से भी एक आरडी खुलता है बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, जो भी बैंक में आप 500 रुपए का आरडी आराम से खोल सकते हैं, तो वहां से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो 500 रुपए से ही शुरुआत हो जाएगा। 500, 1000, 2000 रुपया निवेश करके आप धीरे धीरे करके उसको बनाएं। कोई वन डे ये काम नहीं है, समय लगता है। तो इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं। रितेश जी, क्या एसआईपी शुरू करने के लिए बड़ी रकम की आवश्यकता है? नहीं, किसी भी हाल में बड़ी रकम की आवश्यकता नहीं है। एसआईपी 500 रुपए से भी शुरू होता है। एसआईपी 500 रुपए पर मंथ, और 500 रुपए कोई बड़ी अमाउंट नहीं है आज के समय में। इतनी बड़ी महंगाई में तो हर लोग 500 रुपया आसानी से बचा सकते हैं। एक दिन का खर्च अगर मैनेज करें तो 500 रुपया बच जाता है। तो 500 रुपए से आप शुरुआत कर सकते हैं। आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा पीछे हटते हुए आप हमारे दर्शकों को थोड़ा ये क्लियर करिए एसआईपी क्या है?
SIP जो है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये चूंकि इंग्लिश टर्म है, तो इसका मतलब यही है कि धीरे धीरे कोई मतलब सिलसिलेवार तरीके से पैसा बचाना, उसी को SIP शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। धीरे धीरे करके जमाना, महीने के तौर पे भी आप बचा सकते हैं, सप्ताह करके भी बचा सकते हैं कि सप्ताह में 100 रुपए करेंगे तो वो भी महीने का 400 रुपया हो जाता है। तो ये एक सिलसिलेवार तरीके से पैसे बचाने के तरीके को ही SIP बोलते हैं, और वो पैसा म्यूचुअल फंड में भी जमा हो सकता है और RD में भी जमा हो सकता है। चलिए, बहुत अच्छा रितेश जी। थोड़ा सा हम लोग महंगाई और निवेश पर बात करेंगे जी। क्या FD ऑब्लिक PF, FD या PF सुरक्षित निवेश महंगाई को हरा सकता है? देखिए, अगर सुरक्षित निवेश की आप सिर्फ अगर बात कर रहे हैं FD और PF, तो डेफिनेटली ये बहुत सुरक्षित निवेश है। बट अगर आप उसको महंगाई के साथ कंपेयर करें तो FD का रेट आज के डेट में अगर पोस्ट टैक्स रिटर्न की अगर हम बात करें तो 4-4.5% का मिलता है, और महंगाई 6% 7% का ईयरली जो महंगाई का दर है 7%, और FD में आप 4-4.5% पोस्ट टैक्स रिटर्न आप जनरेट कर रहे हैं, तो वो उसको बीट नहीं करता है FD या PF का भी रेट 7 से 8% के बीच में। तो ये महंगाई के लगभग बराबर या उससे कम ही है, महंगाई को वो बीट नहीं कर सकता है, बट वो बहुत सेफ है। ये हमेशा है कि FD और PF बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है। चलिए, क्या गोल्ड महंगाई से बचने का अच्छा उपाय हो सकता है, गोल्ड में इन्वेस्ट? हाँ, इसमें गोल्ड जो है, जो सोने, जिसको हम लोग सोना बोलते हैं, तो सोना का दाम और महंगाई दोनों हमेशा साथ में चलता है। अगर किसी साल 7% महंगाई बढ़ा तो आप समझिए कि गोल्ड भी 7% उसका रेट बढ़ता है। तो गोल्ड के बारे में बोला जाता है कि ये एक परफेक्ट हेज है महंगाई के लिए, बट वो आपको इक्वल रिटर्न देगा। लेकिन अगर आपको उससे भी ज्यादा बेनिफिट का जरूरत है तो इक्विटी में इन्वेस्ट होना जरूरी है, इक्विटी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट होना जरूरी है, ताकि आप महंगाई को उसको बीट कर सकते हैं। बट गोल्ड इक्वल आएगा, आपका महंगाई और गोल्ड का जो प्रॉफिट है दोनों हमेशा इक्वल रहेगा। चलिए रितेश जी, चूंकि ये तो बड़े लेवल की बातें हो रही थी कि गोल्ड पे इन्वेस्ट करना या आम लोगों के बस के बाहर है ये, थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कम रिस्क का इन्वेस्ट, जो चूंकि आज के डेट में लोग क्या करता है ना, बहुत ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता है जी मार्केट में, तो उस स्थिति में कम रिस्क के कौन कौन से निवेश हो सकते हैं जो महंगाई को बीट कर सकता है? तो कम रिस्क के साथ अगर महंगाई को बीट करना है तो डेट म्यूचुअल फंड आता है, या एक आर्बिट्राज फंड भी बोलते हैं, हाइब्रिड फंड की कैटेगरी में आता है। तो वो कम रिस्क या बहुत लो रिस्क के साथ वो आपको महंगाई को बीट कर सकता है, क्योंकि उसमें थोड़ा टैक्सेशन बेनिफिट भी कई बार आ जाता है। तो ये तरीका है महंगाई को बीट करने का कि डेट म्यूचुअल फंड में आपका निवेश हो तो वो आपका बीट कर सकता है, मतलब कम रिस्क के साथ मैं बता रहा हूँ। तो वो बहुत ज्यादा बीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जहां रिस्क कम होगा तो वहां रिटर्न भी कम आएगा, बट वो बीट आपको करके देगा। चलिए ठीक है, तो ऐसे और क्या हो सकते हैं, क्या आपके स्कीम में आपके पास, माने लोगों को क्या करना चाहिए? हाँ, तो इसके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि डेट म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करें। ये म्यूचुअल फंड में आप किसी भी एडवाइजर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मैं डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करने में मैं हेल्प करूंगा। चलिए थोड़ा सा शेयर बाजार की ओर चलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बहुत जो लोग बहुत लाइक करते हैं। आज के डेट में लगभग क्या हो रहा है कि जो भी थोड़ा सा इस सेक्टर को जानता है जी, वो शेयर बाजार की ओर भाग रहा है। जी। और चूंकि शेयर बाजार कहता है कि एक तरह से इकोनॉमी को, भारत किसी भी देश का इकोनॉमी को वो रिप्रेजेंट करता है जी। तो हम थोड़ा शेयर बाजार पर भी आपसे जानना चाहेंगे, क्या शेयर बाजार जुआ है? देखिए, नए लोग इसको कैसे समझेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके शेयर बाजार जुआ है या नहीं है उस पर सबसे पहले मैं आंसर देना चाहूंगा कि अगर आप सिर्फ किसी शेयर को ऐसे ही बिना रिसर्च के साथ आप खरीदते हैं या बेचते हैं, बिना उसके पीछे की जानकारी का, तो डेफिनेटली ये जुआ है उस इंसान के लिए। लेकिन ये जुआ उस इंसान के लिए नहीं है जो उसके पीछे का पूरा इकोसिस्टम समझता है। अभी आपने बोला कि शेयर बाजार पूरे देश का एक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए, तो भाई कोई भी रिप्रेजेंटेशन तो जुआ नहीं हो सकता है। लेकिन आज के डेट में आप पाकुड़ जिले में बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे, शेयर बाजार में निवेश करने वाले बहुत लोग मिलेंगे जो शेयर खरीदते भी और बेचते भी हैं डेली बेसिस में।
लोभ या लालच के चक्कर में, तो मैं बोलूंगा कि उसके पीछे का आपको रिसर्च समझना पड़ेगा कि उसके पीछे का सिस्टम क्या काम करता है, कि भाई शेयर कैसे बढ़ता है घटता है। तो वो आप अगर प्रॉपर रिसर्च करते हैं और उसके हिसाब से अगर आप निवेश करते हैं तो ये डेफिनेटली जुआ नहीं है, क्योंकि ये देश के इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। और जो रिसर्च करके करता है तो भाई उनके लिए डेफिनेटली जुआ नहीं है, उनके लिए सबसे अच्छा निवेश का ऑप्शन है। आज इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है, रिलायंस को बोले या अडानी को बोले या जो भी ऐसी बड़ी कंपनी, TCS है या स्टेट बैंक है, ये सारे शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी है। तो भाई इतनी बड़ी बड़ी कंपनी जुआ तो नहीं खेल रही है ना, वो तो प्रॉपर धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए है। तो ये कहीं से भी जुआ नहीं है अगर आप इसके इकोसिस्टम को समझे। आपने दूसरा क्या क्वेश्चन पूछा, मैं भूल गया। दूसरा ये था कि लोग कैसे समझे कि कौन सी कंपनी अच्छी है जहां शेयर बाजार में वो इन्वेस्ट कर सकता है। देखिए, लोगों को अगर इसको समझना है कि भाई, तो प्रॉपर रिसर्च उनको आना चाहिए, कंपनी के पीछे का पता होना चाहिए कि वो कंपनी कैसे क्या काम करते नहीं करते, क्या वो प्रॉफिट बना रही है कि नहीं। क्योंकि कंपनी अगर प्रॉफिट बनाएगी तभी शेयर में फायदा होता है। तो भाई आप आसपास के बिजनेस को देखें ना कि वो प्रॉफिट जनरेट करती है, तो वो लोग गाड़ी खरीदते हैं, अलग अलग तरह के निवेश करते हैं। इट मीन्स कि वो पैसा कमा रहे हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ रिलायंस का, जो सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया में। अगर आपको जानना है कि रिलायंस सही में अच्छा काम कर रही है, तो आप खुद अपने आसपास में थोड़ा सा, एक मैं इन जनरल परसेप्शन बताता हूँ, क्या आप ऐसे देख सकते हैं कि क्या रिलायंस का कारोबार अच्छा चल रहा है। रिलायंस का क्या काम है, जियो का सिम है, तो जियो भी ऐसे आज डिफरेंट एंटिटी बन चुकी है रिलायंस से डिमर्ज होने के बाद। तो जियो का मैं एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि जियो का सिम आज हर लोग यूज करते हैं। तो आप अपने आसपास में देख सकते हैं कि जियो का सिम कितना ज्यादा यूज हो रहा है। ये कंपनी को चूंकि सेबी का रूल्स है कि भाई आपको हर साल अपना रिजल्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आप क्या प्रॉफिट कर रहे नहीं कर रहे। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी कि वो प्रॉफिट जनरेट कर रही है कि नहीं, कंपनी अच्छे से चल रहा है कि नहीं, उसका मैनेजमेंट अच्छा है कि नहीं, अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, तो डेफिनेटली वो कंपनी अच्छी, तो उन कंपनीज में आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये रिसर्च का काम ये बहुत महंगा होता है और अपने से करना बहुत डिफिकल्ट होता है, चूंकि आपको प्रॉपर सब्जेक्ट नॉलेज की एक्सपर्टीज चाहिए। अभी मेरे इंट्रोडक्शन में भी मैं बता रहा था कि मैंने सेबी का रिसर्च एनालिस्ट का एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है। तो वो एग्जाम प्रॉपर, अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करना नहीं करना वो पैरामीटर नहीं है, बट अगर आपके पास नॉलेज है तो डेफिनेटली आप रिसर्च कर सकते हैं, एक बेसिक रिसर्च जो सबके करने की बस की बात नहीं है। तो मैं एक आम पब्लिक के लिए तो यही सुझाव दूंगा कि आप इक्विटी का म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए या पैसिव इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप निवेश कीजिए। वो एक आसान तरीका है अगर सब लोग रिसर्च नहीं कर पाते, क्योंकि हर लोग का अपना निजी लाइफ में कुछ ना कुछ काम है, हर लोग अपने लाइफ में कुछ काम करते हैं, तो रिसर्च करना पॉसिबल नहीं है हर इंसान के लिए। या आप मेरे जैसे लोगों का सलाह ले सकते हैं जो प्रॉपर रिसर्च करते हैं, फुल टाइम काम करते हैं। इसी से संबंधित सवाल है कि अगर किसी के पास टाइम नहीं है जी रिसर्च का, जैसे आपने बताया, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, अगर किसी के पास शेयर मार्केट का रिसर्च करने का टाइम नहीं है और वो पैसा लगाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो जुआ वाला सिस्टम उनके साथ नहीं हो, डूबे नहीं, तो सिंपली मेरे लिए उनके लिए आइडिया है कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड, मतलब इक्विटी शेयर वाले म्यूचुअल फंड जो, उसमें आप पैसा लगा दीजिए। तो ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है, मैं आपको डेफिनेटली बोलता हूँ कि वो 12-13% से ऊपर का ही रिटर्न आपको जनरेट करके देंगे। अगर खराब म्यूचुअल फंड भी हुआ तो खराब वाले भी 12% रिटर्न दे रहे हैं, मतलब कि महंगाई से 5-6% ज्यादा ही रिटर्न आपको दे रहे हैं। तो वो अच्छा है ना, कि अपना पैसा डुबाने से अच्छा है कि भाई आप सेफ रिटर्न प्ले करो ना। वो सेफ है क्योंकि एक म्यूचुअल फंड में एक एक्सपर्ट जो इसका प्रॉपर, जिसको नॉलेज है रिसर्च का, वो 5-6 लोगों की टीम के साथ इन्वेस्ट करता है आपका पैसा और देखता है कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी खराब है, तो उस हिसाब से वो निवेश करता है। वो एक एक्सपर्ट इंसान है, तो उनके लिए ये ऑप्शन सबसे अच्छा है जो रिसर्च नहीं कर पाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जिनके पास समय नहीं है उसके लिए आप जैसे एडवाइजर बैठे हैं जी, कहने का यही तात्पर्य। हाँ, सिंपल सा बात है ना। ये सच्चाई भी है, क्योंकि बड़े बड़े शेयर मार्केट के बड़े बड़े एडवाइजर, जैसे हम लोग शेर खान का नाम सुनते हैं जी, बहुत फेमस नाम है जी जी। तो उस तरह से चूंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता है इसके बारे में, और एक एडवाइजर के माध्यम से, जैसे कि आपने बताया कि एडवाइजर चूंकि 5-6 लोगों की टीम के साथ वो काम करता है, तो निश्चित तौर पर उनका जो एडवाइस होगा, जो वो देखेंगे मार्केट की स्थिति को, तो वहां से घाटे का सौदा ये नहीं हो सकता है। नहीं, कभी भी नहीं होगा। आप खुद सोचिए कि जब आपके पास डॉक्टरी का नॉलेज नहीं है, पेट दर्द, माथे दर्द का, तो आप एक डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाते हैं और उनसे एक प्रिस्क्रिप्शन लिखवाते हैं कि मुझे क्या दवाई लेनी चाहिए इस सिचुएशन में। तो जब
निवेश करने की बात आती है तो आप क्यों नहीं उसके फाइनेंशियल डॉक्टर के पास जाते हैं? आप अपना दिमाग क्यों लगाते हैं? अगर आप नहीं चूंकि वो आपके काम को अलाउ नहीं करता तो आपको नहीं करना चाहिए। एक एक्सपर्ट के पास ओपिनियन लेना चाहिए, क्योंकि तो ही वो आपके पैसे को सुरक्षित रख सकता है। आप खुद अगर जो जुआ वाली बात आती है वो जुआ वाली बात कभी नहीं रहेगी, क्योंकि वो उस काम के बदले कुछ फी चार्ज करता है, कुछ पैसा लेता है, तो डेफिनेटली उसको सर्विस डिलीवर करना पड़ेगा। देखिए, इसमें एक फिर से एक सवाल क्रिएट हो जा रहा है कि जैसे आपने बताया कि एडवाइजर की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, एडवाइजर एक अच्छे जगह में उसको इन्वेस्ट करवाता है जी। तो क्या एक आम आदमी इस बात को यकीन करेगा कि जो सुझाव है वो सुरक्षित है, ये जो सुझाव हैं वो अच्छे सुझाव हैं? तो इसके लिए एक उनके पास चेक लिस्ट है। जैसे हम लोग जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ, तो हम लोग डॉक्टर का सबसे पहले डिग्री देखते हैं कि एमबीबीएस है, एमडी है, एमएस है, वो सारा देखते हैं। जरूरत पड़ने पे हम लोग उसका मतलब जरूरत पड़ने पे हम लोग सर्टिफिकेट भी मांग सकते हैं डॉक्टर से कि भाई आपने एमबीबीएस एमडी या जो भी लिखा है उसका सर्टिफिकेट दिखाइए, या आपने जो प्रैक्टिस किया है पहले में किसी और हॉस्पिटल में या किसी डॉक्टर के अंडर में, तो वो सर्टिफिकेट देख के हम लोग एक विश्वास लगाते हैं कि हाँ ये डॉक्टर अच्छा होगा, तो हम लोग इलाज कराते हैं। उसी तरह एक एडवाइजर के पास भी आप जाइए तो जरूर उनका देखिए कि उन्होंने क्या क्वालिफिकेशन किया, क्या पहले किसी के अंडर में काम किया, छोटा मोटा काम किसी के अंडर में किया है क्या, उसने उसका सर्टिफिकेट चेक कीजिए। जैसे मैंने अभी बोला कि मैंने एमबीए किया है सिक्योरिटीज मार्केट में, तो आप मेरा खुद का पेपर चेक कीजिए कि भाई कहीं मैंने सही में किया या मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, या मैं जो बोला कि मैंने एनआईएसएम सेबी का 10-12 एग्जाम पास किया तो उसका भी सर्टिफिकेट होता है। हर एग्जाम पास करने के बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है, तो आप वो भी चेक कीजिए। आप ये भी चेक कर सकते हैं कि जो एडवाइजर है उसने कहीं पर काम किया है कि नहीं, प्रैक्टिस किया है कि नहीं, तो आप वो भी पेपर चेक कीजिए। इस तरीके से विश्वास कीजिए। उसके बाद एक और तरीका है कि सरकार की जो वेबसाइट है, सेबी जो रेगुलेटर है, उसके वेबसाइट में आप उनका नाम चेक कीजिए कि क्या वो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है कि नहीं, क्योंकि सेबी के पास रजिस्टर्ड होने के लिए आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो एग्जाम क्वालिफाई करके ही कोई सेबी के पास रजिस्टर्ड हो सकता है, तो वहां पर आप चेक कर सकते हैं कि भाई वो पर्सन रजिस्टर्ड है कि नहीं। तभी आप उससे एडवाइस लीजिए। किसी अरे गहरे इंसान से मत लीजिए जो आपको मतलब पूंजी स्कीम में इन्वेस्ट करवा दे, गलत जगह इन्वेस्ट करवा। तो आपका थोरो चेक करना ये हमेशा इंसान का काम है, एज ए इन्वेस्टर का काम है कि आप सही इंसान के पास जाए। आप झोला छाप डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं और आप एक एमबीबीएस के पास भी जा सकते हैं, तो वो चेक करना आपका काम है हर हाल में। मैंने इसलिए इस बात को बताया क्योंकि लोगों में क्या होता है ना कि गलत जानकारी के अभाव में लोग क्या करते हैं कि जिनको जिस चीज की जानकारी नहीं होती है वो उसका डायरेक्शन दे देते हैं, वो उनका सुझाव दे देते हैं, लोगों को टिप्स दे देते हैं कि नहीं फलना जगह पे इन्वेस्ट कराओ, फलना जगह पे करो, फलना चीज पे करो। तो इससे क्या होता है कि वो नुकसान ही उसको हो जा रहा है। हाँ। और इस कारण से शेयर मार्केट बदनाम हो जा रहा है। हाँ, कि शेयर मार्केट जुआ है, जैसे कि हम लोगों ने पहले ही बताया। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आई रितेश जी, और निश्चित तौर पर हम इतना जरूर कहेंगे क्योंकि अब आप बच नहीं सकते हैं। जो शेयर मार्केट का जो अभी माहौल चला है, तो कोई भी एक आम इंसान, चूंकि आपका पैसा आप नहीं चाहते हुए भी आपका पैसा शेयर मार्केट में जा रहा है, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है उसका, बैंक के माध्यम से जा रहा है, बैंक के माध्यम से जा रहा है, या आप कोई भी इंश्योरेंस सेक्टर में है तो वहां के माध्यम से जा रहा है। कहने का मतलब है कि आपको जानकारी नहीं है। आप चूंकि प्रॉपर एक जानकारी के साथ आप जब जाएंगे तो आपको जहां से कम बेनिफिट हो रहा था वहां जाके आपको ज्यादा बेनिफिट दिखने लगेगा। ये डूबेगा नहीं, सबसे बड़ा बात ये भी है कि डूबना नहीं चाहिए किसी का बिल्कुल। पैसा। चलिए, तो हम लोग थोड़ा सा पढ़ाई की ओर, बच्चों के भविष्य की ओर थोड़ा सा चलते हैं। अभी बच्चों के पढ़ाई के लिए 15 साल से 15 लाख से साल में 20 लाख तक जमा करना है, शुरुआत कैसे करें? देखिए, अगर 15 साल में लगभग 20 लाख की जरूरत पड़ी और आपने बोला कि बच्चे की पढ़ाई के लिए डेफिनेटली इंडिया में जो अभी पढ़ाई का जो इन्फ्लेशन या महंगाई दर है वो काफी ज्यादा है। हमको लग रहा है कि 11-12% के आसपास में है। आप भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो आप इन चीजों को भी समझते होंगे कि पढ़ाई भी आज एक महंगा निवेश हो गया है। तो अगर 15 साल में लगभग 20 लाख रुपए की जरूरत है तो आप 5,000 रुपए के SIP से शुरुआत कर सकते हैं, और स्टेप अप वगैरह अगर लगाएं तो डेफिनेटली 15 साल में 20 लाख रुपए आप जनरेट कर लेंगे 12% के रेट से। तो 12% का रेट इक्विटी मार्केट में जनरेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो अगर मान लीजिए कि इन्वेस्ट शुरू किया 5 साल में उसको पैसे की जरूरत पड़ गई,
हाँ, अगर ऐसा कोई इमरजेंसी सिचुएशन आता है तो मैं जो प्रोडक्ट के बारे में बोल रहा था, इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, तो वो उसमें हमेशा लिक्विडिटी बहुत ज्यादा रहती है। आप जब चाहें तब पैसा निकाल सकते हैं। आज आप चाहेंगे तो परसों तक आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अगर सैटरडे संडे बीच में ना रहे, अगर वर्किंग डे रहे तो 1 से 2 दिन के अंदर में पैसा आ जाता है, तो वो पैसा विड्रॉ हो जाता है तुरंत। इसी से रिलेटेड एक सवाल और आता है कि क्या बच्चों के नाम से निवेश करना चाहिए? देखिए, बच्चों के नाम पे आप डेफिनेटली निवेश कर सकते हैं, बट उसके जो भी कॉम्प्लिकेशन है आपको समझने पड़ेंगे। जैसे अगर टैक्सेशन इशू है, टैक्सेशन का जो भी इम्प्लीकेशन आता है कि चूंकि बच्चा को वो पैसा अगर 5,000 रुपए करके निवेश हो रहा है, तो डेफिनेटली वो पैसा बच्चा तो नहीं कमा रहा है, गार्जियन कमा रहा है, तो टैक्स क्लबिंग का जो सिस्टम है वो तो अप्लीकेबल होगा। प्लस आप ये भी देखिए कि आपका बच्चा उस पैसे को कितने सिक्योरिटी के साथ रखेगा, क्योंकि हो सकता है कि उसकी ओनरशिप 18 साल के बाद उस पैसे की उसके नाम पे आ जाए। तो इन सारे इम्प्लीकेशंस को आपको देखना पड़ेगा कि वो आपने जिस थॉट प्रोसेस के साथ रखा था पैसा, वो आपका फुलफिल होना ज्यादा जरूरी है, और जो टैक्स इम्प्लीकेशन वगैरह है वो फुलफिल होने चाहिए। चलिए रितेश जी, जानकारी अच्छी आ रही है, क्योंकि आम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सी जानकारी है। ये जानकारी के अभाव में लोग इधर से उधर भटकते हैं जी। अब थोड़ा सा एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे चलते हैं हम लोग, इंश्योरेंस सेक्टर में। जी, क्या है सच्चाई इंश्योरेंस की, इस विषय पे थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। टर्म इंश्योरेंस क्या बेहतर है? डेफिनेटली, अगर आप मेरा सुझाव माने तो टर्म इंश्योरेंस सबसे अच्छा प्रोडक्ट है इंश्योरेंस के सेक्टर में। लेकिन चूंकि हम लोग जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे सिर्फ गलत तरह के पॉलिसीज वगैरह सेल की जाती है। मैं टर्म इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। टर्म इंश्योरेंस जो प्योर लाइफ प्रोटेक्शन प्लान है, प्योर लाइफ प्रोटेक्शन प्लान मतलब वो सिर्फ और सिर्फ आपको इंश्योरेंस का भूमिका निभाता है, और एक अच्छा कॉर्पस आफ्टर द डेथ मिलता है, और बहुत कम प्रीमियम में बहुत बड़ा कॉर्पस मिलता है। मुझे लगता है कि अगर आप 500 रुपए पर महीने अगर उसका प्रीमियम जमा करें तो लगभग 1 करोड़ का कॉर्पस मिलता है। आज के डेट में लोग 2 लाख 5 लाख का इंश्योरेंस खरीद लेते हैं बहुत बड़े बड़े प्रीमियम में। मतलब 5 लाख का प्रीमियम के लिए उनको लगभग 50,000 का प्रीमियम देना पड़ता है। 5 लाख के इंश्योरेंस के लिए 50,000 का प्रीमियम देना पड़ता है। हो सकता है कि आपने भी लिया हो, कैमरे के ऊपर बहुत ज्यादा बात नहीं कर, बट ये सच्चाई है कि आप 5 लाख के प्रीमियम के लिए 50,000 40,000 रुपया दे रहे हैं, लेकिन यहाँ 1 करोड़ के प्रीमियम के लिए मात्र 500 रुपया पर महीना लगता है टर्म इंश्योरेंस पे, और प्योर प्रोटेक्शन देता है। तो आप एक खुद सोचिए ना कि कोई परिवार का इंसान जो अर्निंग है, अगर वो डेथ करता है तो क्या 5 लाख में वो पूरा हो जाएगा क्या, या 1 करोड़ में उसकी जरूरतें पूरी होंगी? अगर 5 लाख का लेंगे तब तो मुझे लगता है कि शायद 20-30 रुपया महीना उसका प्रीमियम जाएगा। तो ये प्योर प्रोटेक्शन प्लान है, और यही सबसे अच्छा प्लान है लाइफ इंश्योरेंस में। चलिए रितेश जी, अच्छा है, अच्छी जानकारी आ रही है। इंडोवांट या यूलिप, हाँ, क्या के प्लान्स क्या है? देखिए, इंडोमेंट और यूलिप्स के प्लान जो है मैं पर्सनली थोड़ा कम लाइक करता हूँ। मैंने बोला ना कि अगर इंश्योरेंस आप ले रहे हो तो भाई प्योर इंश्योरेंस प्लान ही होना चाहिए, वो प्योर प्रोटेक्शन प्लान। पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि क्या है। तो इंडोमेंट और यूलिप्स जो प्लान होते हैं ये इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट प्लान है। यहाँ पे आपको कुछ अमाउंट पे इंश्योरेंस भी मिलता है और कुछ पैसा इन्वेस्ट भी होता है। जैसे यूलिप है वो तो पूरा शेयर मार्केट में उसका पैसा जमा होता है, उसी की वजह से आपको बेनिफिट भी मिलता है। और इवन इंश्योरेंस में भी इंडोमेंट प्लान्स में भी सेम होता है कि वो उसमें कुछ रिटर्न जनरेट कर पाते हैं। तो उसमें जो मेरे समझ में है कि उस प्लान्स में दिक्कत जो है कि 40-50 हजार रुपया लोग साल का प्रीमियम देते हैं, तो उसमें उनको रिटर्न, चूंकि इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट है तो लोग रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। तो इंडोमेंट और यूलिप्स में जो रिटर्न्स नेट रिटर्न जो जनरेट होते हैं वो साल का हार्डली 3 से 4% होता है, जो महंगाई को भी बीट नहीं करता है, और इसका एक बड़ा हिस्सा एजेंट को जाता है। लेकिन टर्म इंश्योरेंस में ये सारी चीजें नहीं है, और मैं तो हमेशा कहूंगा कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को कभी मिक्स मत कीजिए। दोनों अलग अलग चीजें तो अलग अलग रखिए उनको, क्योंकि अगर पेट दर्द और माथा दर्द अगर इंसान को हो रहा है तो दोनों का अलग अलग इलाज होना चाहिए, दोनों का एक इलाज नहीं हो सकता है। चलिए, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, क्योंकि देखिए मैंने पहले भी कहा कि इस क्षेत्र में अवेयरनेस बहुत कम है जी, इन्वेस्टमेंट के दुनिया में। अभी जैसे हम लोगों ने इंश्योरेंस पे बात किया, तो उसी इंश्योरेंस में क्या हेल्थ इंश्योरेंस लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है? हाँ, डेफिनेटली हेल्थ इंश्योरेंस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है।
देखिए, ये जो बीमारी है ये कभी बोल के नहीं आती, और मैं प्राय इस क्षेत्र में देखता हूँ, मतलब हमेशा ही देखता हूँ ऐसा कि किसी इंसान को कोई बीमारी हो जाती है, उनके पास इंश्योरेंस नहीं है, तो वो डोनेशन कलेक्ट करते हैं लोगों से और कुछ पैसा कलेक्ट करके इलाज करवाते हैं। तो क्यों नहीं 200, 300, 5 रुपए में भाई एक प्रॉपर साल का 500 रुपया, 1000 रुपया लगता है, एक प्रॉपर इंश्योरेंस ले लिया जाए कि भाई 1000 रुपया लगाएं और 5 लाख का कवर मिल जाए। सरकार की भी कुछ स्कीम्स है जो बहुत सस्ती है, मुझे लगता है कि शायद 12 रुपया साल का लगता है और 2-2.5 लाख का कवर मिलता है, तो 2 लाख का कवर मिलता है आई थिंक। तो 12 रुपए साल का, 12 रुपए देना कितना छोटा बात, मतलब महीने का 1 रुपया, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आप कम से कम वो लेके रखें ताकि कभी भी कोई भी अनफोर्सीन सिचुएशन आए अगर मेडिकल की दुनिया में, तो आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। हाथ आप फैला रहे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन लग रहा है डोनेशन कलेक्ट होने में, इलाज में देरी होती है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो डेफिनेटली हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए लोगों के पास। क्या होता है ना कि हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को क्लेम नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से लोग लेने से डरता है। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम आता है वो हमको लगता है कि सालाना 15,000 के आसपास और उससे ज्यादा होता है। हाँ। तो एक आम आदमी को ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो इंश्योरेंस तो ले लिया लेकिन उनको क्लेम मिलेगा नहीं मिलेगा, ये डर उनके अंदर में लगा रहता है। आपको क्या लगता है इसके बारे में? देखिए, इसमें जो आपने अभी बोला कि 15,000 प्रीमियम की आपने जो बात की, तो और आपने बोला कि क्लेम का जो प्रॉब्लम आता है, तो आज के डेट में 15,000 का प्रीमियम उन लोगों को लगता होगा जिनका 20 लाख का कवर होगा हॉस्पिटलाइजेशन, प्लस उनकी उम्र लगभग तकरीबन 40 साल होगी। मतलब आपके उम्र के या आपसे ज्यादा उम्र के लोगों का ये इन जनरल प्रीमियम आता होगा। तो आज के समय में मेजर जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर हैं, मैं कुछ का नाम ले लेता हूँ, जैसे निवा उपा है या केयर है या स्टार हेल्थ है, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, या HDFC अर्गो है या ICICI प्रूडेंशियल का, तो ये इन जनरल अब तो कार्ड सिस्टम प्रोवाइड करती है कि कैशलेस हॉस्पिटल उनके नेटवर्क में काफी होते हैं। तो आप कैशलेस इलाज कराइए ना, वो आपको क्लेम की जरूरत ही नहीं है, आप उनके कार्ड के थ्रू कैशलेस इलाज होता है, पैसे का कहीं कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है। तो वो नेटवर्क हॉस्पिटल अब तो धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो आप उन हॉस्पिटल्स में जाके इलाज करें तो आपको कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं। अगर चूंकि ये पाकुड़ थोड़ा रिमोट एरिया में भी, चूंकि नेटवर्क हॉस्पिटल को कई बार चेक करता हूँ, तो मैं भी पाकुड़ में ही रहता हूँ, तो नेटवर्क हॉस्पिटल पाकुड़ जिले में शायद एक भी रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लम है कि भाई हम तो इंश्योरेंस ले रहे हैं लेकिन हमारा नेटवर्क हॉस्पिटल पाकुड़ में नहीं, हम कहाँ इलाज कराने जाए। बट अगर मालदा और रामपुरहाट ये बगल के लोकेशंस हैं यहाँ पर, तो वहाँ पे नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं, और पाकुड़ में भी अगर आप अच्छे हॉस्पिटल्स में इलाज करवा रहे हैं तो अगर प्रॉपर अगर बिल और डॉक्यूमेंटेशन रखे तो डेफिनेटली क्लेम मिलेगा। अगर फिर भी वो आपका क्लेम रिजेक्ट करते हैं तो IRDAI जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट्री अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो सरकार की ही बॉडी है, आप वहाँ पे क्लेम कीजिए। अगर कोई आपके क्लेम को, ओरिजिनल क्लेम को रिजेक्ट करता है तो IRDAI आपको मदद करेगी हर हाल में, तो आप वहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं। अगर इन प्रोसेस में भी आपको कभी प्रॉब्लम आता है, आपने कहीं से भी लिया, तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, मैं जरूर उसमें डेफिनेटली हेल्प करूंगा। चलिए, बहुत अच्छा रितेश जी, क्योंकि ये बहुत आम शिकायत रहती है लोगों की, और इस कारण से लोग लेते भी नहीं है इसको जी, जबकि आज के डेट में जरूरत सबको है। हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस ऐसा चीज सेक्टर हो गया है कि लोग लाभ भी मिला है कई लोगों को इसका जी। मेरी भी जानकारी में है, आपकी भी जानकारी में, कई लोग इसका लाभ ले चुके हैं, लेकिन बहुत लोग डरते हैं इस बात से। चलिए, हम लोग थोड़ा सा रिटायरमेंट की ओर चलते हैं, क्योंकि आज फाइनेंशियल सेक्टर में बात हो रही है तो सारे विषय को आना चाहिए। रिटायरमेंट, अगर कोई व्यक्ति 40 की उम्र में रिटायर हो रहा है तो उसके लिए कितना पैसा चाहिए उसको? देखिए, अगर सबसे पहले 40 की उम्र, अगर कैलकुलेशन वाइज अगर आप बोले तो अगर किसी पर्सन का अगर लगभग साल का खर्च अगर 10 लाख रुपए है, तो वो तकरीबन आप समझिए कि 3 करोड़ रुपए अगर उसके पास होंगे तो वो डेफिनेटली बहुत आराम से रिटायरमेंट ले सकता है। 3 करोड़ का अगर लिक्विड कॉर्पस है और वहां से रिटर्न जनरेट करे, क्योंकि 3 करोड़ पे अगर आप मिनिमम भी आप जनरेट करोगे तो 6% जनरेट करोगे, 18 लाख रुपया होता है। तो मैं थोड़ा बढ़ा के ही बोला 3 करोड़। तो अगर 10 लाख किसी का सालाना खर्च है तो 3 करोड़ आपके पास कॉर्पस होना चाहिए, तो आप रिटायरमेंट ले सकते हो। बट मेरे कहने का मतलब है कि रिटायरमेंट 40 साल में क्यों लेना है भाई? मतलब क्या घर में सिर्फ सोना तो नहीं है? 40 साल के बाद कैसे लाइफ एंजॉय करोगे?
तो कई बार मेरा ये व्यू रहता है कि लोग एक्टिव इनकम को बंद कर सकते हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम कर रहे हैं वो उसको बंद करके एक थोड़ा कॉर्पस जनरेट करे, ताकि उनको एक बैकअप रहे कि भाई हम कैसे जीवन को जिए, ताकि अपने इंटरेस्ट का वो काम करे। क्योंकि कई बार मेरे पास जो लोग आते हैं कि मुझे 40 साल में रिटायर होना है, तो मेरा पहला चीज यही होता है कि 40 साल में रिटायर होके करोगे क्या? क्योंकि कोई भी इंसान का तो लाइफ साइकिल जो है 70-80 साल जाता है, तो भाई उसके बाद का आप 20-30 साल कैसे जियोगे? काम में तो आज आप व्यस्त हो, खाली बैठोगे घर में कैसे रहोगे? तो मैथ्स और कैलकुलेशन से ज्यादा जरूरी है कि आप लाइफ को कैसे व्यतीत करोगे, उसका कैलकुलेशन भी होना जरूरी है। रिटायरमेंट के बाद क्या ईपीएफ काफी है? देखिए, ईपीएफ में आपका किस तरह का इन्वेस्टमेंट है, अगर कॉर्पस आपका पूरा फुलफिल हो रहा है तो डेफिनेटली वो काफी है। बट ईपीएफ का जो पैसा आता है तो उसके बाद उसको फिर कहीं आपको निवेश करना ही पड़ेगा, तभी आप रिटर्न जनरेट करोगे ना। ये तो मान के चलो आज ईपीएफ से आपको 3 करोड़ मिल गया और 3 करोड़ सिर्फ सेविंग अकाउंट में है, तो 3 करोड़ का सेविंग अकाउंट में क्या इंटरेस्ट मिलेगा? कोई लाभ नहीं आएगा। 1.5% 2% आएगा, साल का 6 लाख रुपए आएगा, तो वो कोई फायदेमंद का तो सौदा नहीं, उसको कहीं निवेश करना पड़ेगा आपको। बट ईपीएफ इज प्रोडक्ट वाइज बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैं मानता हूँ उनको, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज्यादा है ईपीएफ में और रेट भी अच्छा है, 8% प्लस का रेट भी आता है। बिल्कुल। हाँ। ये कई लोगों को बचाता है। हाँ, और ये डिसिप्लिन भी एक मेंटेन करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करते हैं, पैसा नहीं बचा पाते, तो ईपीएफ के भरोसे ही बचा लेते हैं। बिल्कुल। हाँ। चलिए, थोड़ा सा ईपीएफ के भरोसे जब बात आती है कि कैसे बचाएं उनको, तो थोड़ा सा टैक्स पर भी बात कर लेते हैं हम लोग। इंटरेस्टिंग टॉपिक। हर लोग मतलब उस पर बहुत दिमाग लगाते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं, और हर लोग यही सोचते हैं कि हम टैक्स कैसे बचा लें। क्या प्लान है आपके पास? देखिए, अगर टैक्स तो चूंकि अभी रिसेंट जो बजट आया था उसमें चूंकि ऑलरेडी इन्होंने अनाउंस कर दिया गवर्नमेंट ने कि न्यू रिजिम के अंदर अगर अप टू 12 लाख इनकम है तो भाई देयर इज नो टैक्स, 0 टैक्स है। बट अगर आप फिर भी आप बचाना चाहते हो तो जो इनकम टैक्स गाइडलाइंस उसके अंदर ही बचाइए, कभी गलत चीजों को ना करें। इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस रहते हैं कि भाई एचआरए वगैरह के थ्रू आप डिडक्शन ले सकते हैं, चूंकि बट ये एरिया में एचआरए उतना पॉपुलर नहीं है। हाउस रेंट अलाउंस, क्योंकि हर लोगों का अपना ही घर है, यहाँ पर रेंट पे लोग कम रहते हैं, तो जो भी ये सिस्टम के थ्रू आप बचाएं टैक्स, हमेशा ही जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, इनकम टैक्स की गाइडलाइंस है, उनको फॉलो करके ही बचाइए। और न्यू रिजिम में तो 12 लाख कर दिया है, तो इस एरिया में बहुत कम लोग हैं जो 12 लाख को क्रॉस करते होंगे, आई थिंक। मैं तो चाहता हूँ कि लोग ज्यादा से ज्यादा अर्न करें, तभी हमारा ये एरिया विकसित होगा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्रॉस करें, तभी मतलब जो हमारा क्षेत्र है वो और ज्यादा विकास करेगा, क्योंकि अर्निंग ज्यादा होगी तो डेफिनेटली वो विकास करेगा। तो ये इनकम टैक्स के रूल्स को फॉलो करते हुए करना चाहिए, जो भी चीज करना चाहिए, टैक्स बचाना चाहिए। चलिए, ये दर्शकों के लिए एक बड़ी बात है कि आपके एडवाइजर भी कह रहे हैं कि सरकार के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही टैक्स बचाएं। बाद में नोटिस आएगा तो 200% पेनल्टी देना पड़ेगा, उससे अच्छा भाई अभी दे दो आराम से। चलिए, थोड़ा सा बात करेंगे कि एफडी या डेबिट म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड में क्या अंतर है आपको? देखिए, एफडी और डेट म्यूचुअल फंड बाय प्रोडक्ट वाइज जो है लगभग सेम है, क्योंकि रिटर्न लगभग मतलब एफडी का तो फिक्स रहता है, बट डेट म्यूचुअल फंड का वेरिएट करता है। तो मैं सबसे पहले एफडी के बारे में आपको जो डेट म्यूचुअल फंड से कंपेयर करके बता देता हूँ कि क्या डिफ्रेंशिएट हो जाता है। अगर लेट सपोज कि आज आप एफडी बनाते हो, तो एफडी बनाते समय हमेशा आपको मेंशन करना पड़ता है कि आप मैच्योरिटी कब लोगे, 3 साल, 5 साल, 2 साल। तो अगर 3 साल की आपने एफडी बनाई है और उसका रेट अगर बैंक आपको 6.5% दे रहा है, तो अगर आपको 2 साल में ही पैसे का जरूरत पड़ गया तो वो हमेशा पेनल्टी चार्ज करते हैं, उस पर पेनल्टी चार्ज करते हैं। 1.5-2% पेनल्टी करने से 6.5 का वो आ जाता है 5% या 4.5% में आ जाता है उसका रेट। पर डेट म्यूचुअल फंड में ऐसा कभी नहीं होता है। वो जो रेट आपको शो करता है, जो भी आपको वैल्यू शो करता है, उतना ही आपको मैच्योरिटी में अमाउंट आता है, आप उसको कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। दूसरा आते हैं कि टैक्सेशन वाइज, कि भाई टैक्सेशन वाइज डेट म्यूचुअल फंड और एफडी में क्या अंतर है। तो एफडी में जो टैक्स रेट लगता है उसके इंटरेस्ट पे, वो हमेशा टैक्स स्लैब के हिसाब से लगता है। अगर आपका 30% का स्लैब है, तो एफडी में अगर 1 लाख रुपया कमाया है आपने, तो 30% रुपया आपको सरकार को टैक्स देना है। तो पोस्ट टैक्स रिटर्न, जिसको बोलता है कि टैक्स देने के बाद आप कितना रिटर्न जनरेट कर पा रहे हो,
तो वो हमेशा कम हो जाता है। अब 4.5% आपने जनरेट किया, उसमें भी 30% माइनस हो गया, तो भाई वो मिला जुला के 3% का रिटर्न आया। लेकिन डेट म्यूचुअल फंड में क्या है कि दो कैटेगरी आ जाती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर आता है, अगर 2 साल के अंदर मैच्योरिटी है, तो उस सिचुएशन में उसको स्लैब के हिसाब से पैसा देना पड़ता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म कैटेगरी में आ जाता है तो वो उसका एग्जेम्पशन भी है 1,25,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर, प्लस टैक्स रेट भी कम है 12.5% का। वहां पे आप 30% दे रहे थे, यहाँ 12.5%। तो इस हिसाब से डेट म्यूचुअल फंड बेनिफिटेड है, हाँ ज्यादा बेटर है, मतलब इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अभी थोड़ा सा, चूंकि ये क्षेत्र में कई ऐसे लोग हैं जो म्यूचुअल फंड में तो पैसा नहीं लगाएंगे, गोल्ड में तो नहीं लगाएंगे, लेकिन जमीन पे लगाएंगे जी, जमीन पे इन्वेस्ट ज्यादा करते हैं लोग जी। आपके विचार से, चूंकि आपको ज्यादा बेहतर जानकारी है इसका, क्या जमीन खरीदना सुरक्षित निवेश है? देखिए जमीन के साथ क्या है ना कि लोगों का एक जो दिल बैठता है, मतलब लोग बोलते हैं ना कि वो उसके दिल के करीब होता है, वो उसको फील कर सकते हैं उस संपत्ति को, तो ये एक परसेप्शन है। बट जमीन का इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत अनरेगुलेटेड है, और इसमें व्हाइट प्लस ब्लैक वाला चीज बहुत ज्यादा होता है कि ये जमीन का इन्वेस्टमेंट वैसे लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है जिनका कैश इनकम बहुत ज्यादा है, तो वो लोग बहुत प्रीफर करते हैं। बट ये बहुत अनरेगुलेटेड है, जो उसका प्राइस क्या हो, कोई इकोसिस्टम नहीं है। जैसे शेयर मार्केट में एक इकोसिस्टम है कि भाई प्राइस तुमको दिखेगा, यहाँ पे नेगोशिएटिंग बहुत ज्यादा होता है। किसी को कोई जमीन का दाम 5 लाख लग रहा है, किसी को कोई आदमी वो उसको 7 लाख में बेच रहा है, तो ये बहुत अनरेगुलेटेड है। बट अगर आपको सेफ लगता है और आपको लगता है कि नहीं हम अच्छा रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं, तो जमीन में निवेश आप कर सकते हैं। चलिए रितेश जी, बहुत उसमें एक और मैं जो इशू फेस करता हूँ, लिक्विडिटी, क्योंकि जितने प्रोडक्ट के बारे में हमने बात किया लगभग सारे लिक्विड प्रोडक्ट है, जब भी चाहे पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन एक जमीन को आज आप चाहें और कल उसको नहीं बेच सकते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाइज आप जमीन को कंसीडर कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म वाइज आप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर कल आपके परिवार में कुछ इमरजेंसी आ गया तो आप कल उसको बेच के आप नहीं निकल सकते। जमीन को बिकने में हमेशा टाइम लगता है, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, प्लस प्राइस बहुत नेगोशिएटिंग होता है। बिल्कुल आपका कहना इस मैटर में काफी हद तक सही है। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग जमीन पे इन्वेस्ट कर दिए, कई लोगों को लाभ भी हुआ, कई मर्तबा ऐसा हुआ कि लाभ भी हुआ, हाँ। लेकिन कई मर्तबा ऐसा हुआ कि उनको इमरजेंसी है, उनको बेचना है, तो जितना इन्वेस्ट किया था उतना भी पैसा कभी कभी ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाता है कि वो नहीं आ पाता है, हाँ। और बड़ा, जैसे कि आपने बताया कि तुरंत में नहीं हो पाता है, टाइम लग जाता है। तो एक तरह से है, आपने जैसे कहा कि जिनको पैसा ब्लैक और व्हाइट का मामला है, सरप्लस पैसा है, तो उनको इन्वेस्ट करना है, तो उनके लिए जमीन का हमको लगता है इन्वेस्ट, जैसे कि आपने बताया, बेहतर है जी। बहुत अनरेगुलेटेड मार्केट है ये, चूंकि प्राइस इकोसिस्टम नहीं है इसमें कुछ भी। एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे, रेगुलर इनकम के लिए रेंटल इनकम कैसे है? देखिए ये भी बहुत पॉपुलर है, चूंकि हमारे एरिया में कि लोग रेगुलर इनकम या मंथली इनकम के लिए रेंटल इनकम करते हैं कि भाई घर में 2 गो फ्लैट बना दिया, 4 गो, या दुकान बना दिया और भाड़ा जनरेट करके वो मंथली इनकम करते हैं। बट मेरा हमेशा से ये रहता है कि चूंकि आप जब इनकम के पीछे जा रहे हैं तो क्यों न थोड़ा सा मैथमेटिक्स करें, चूंकि एक सिंपल सा जोड़ घटाव जो है हर इंसान को आता है। आप भाड़ा भी लोगे तो भाई आपको जोड़ घटाव करना पड़ेगा वहाँ पे, कि 12,000 रुपया अगर कोई भाड़ा दे रहा है तो आप तो पैसा तो गिनोगे ही ना। तो मेरा सिंपल सा इसमें हमेशा ही इन्वेस्टर को एक रहता है कि भाई अगर आप 1 लाख रुपया एक जमीन खरीद के, अगर उसमें मैं छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूँ कि किसी ने आपने जमीन खरीदा 10 लाख रुपया में और उसमें दुकान भी बनाया आपने 10 लाख रुपया खर्च करके, तो टोटल खर्च 20 लाख रुपया हुआ। तो अगर आप उस 20 लाख रुपया में अगर 10-12% का रिटर्न नहीं जनरेट कर पा रहे हो, मतलब 12% बोले तो 2 लाख 40, मतलब महीने का 20,000 रुपया अगर आप भाड़ा नहीं जनरेट कर पा रहे हो, तो आई थिंक कि वो उतना अच्छा मैं नहीं मानूंगा। अगर मतलब 8% क्रॉस करना ही चाहिए हर हाल में, 1,60,000 सालाना भाड़ा आना ही चाहिए, क्योंकि उतना मिनिमम आना चाहिए। प्लस उसमें एप्रिसिएशन भी मिलता है दाम का, मतलब वो 20 लाख का प्रॉपर्टी कल 22 लाख 23 लाख का होगा, तो वो भी एक प्रॉफिट का ही पार्ट है आपका, क्योंकि अगर कल आपको जरूरत पड़ा सेल करोगे तो ज्यादा ही दाम मिलेगा आपको। तो इसमें हमेशा ये कैलकुलेशन करना है ना भाई कि अगर 20 लाख रुपया लगा रहे हैं तो एक प्रॉपर रिटर्न आना चाहिए, क्योंकि आप
डेट म्यूचुअल फंड में 8% जनरेट कर रहे हो, इक्विटी में 12, 13, 15% आप जनरेट कर रहे हो, तो आपको देखना है कि उसको बीट करे या उसके इक्वल करे। ऐसा नहीं कि आप 20 लाख रुपए लगा भी रहे हो और आप घाटे का सौदा कर रहे हो मंथली इनकम पे, तो उससे अच्छा 20 लाख रुपए आप डेट म्यूचुअल फंड में लगाओ, उससे ज्यादा अगर रिटर्न जनरेट कर पाएगा तो आप वहां पर पैसा लगाओ। तो ये थोड़ा देखने की बात है कि मैथ्स वाइज, कैलकुलेशन वाइज कैसे फिट बैठता है। लेकिन इसमें एक और पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप डेट म्यूचुअल फंड या एफडी जैसे जगहों पे निवेश करते हैं तो मतलब वो इमोशनली कनेक्ट नहीं होता है। एक दुकान या घर इमोशनली लोगों का कनेक्ट होता है, तो लोग आवेश में आके कोई भी डिसीजन नहीं लेते हैं। अगर दुकान रहेगा तो आवेश में डिसीजन नहीं लेंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड या एफडी या कहीं और रहेगा तो वो आवेश में डिसीजन लेके तुरंत उसको निकाल के बेच देंगे, वो पैसा कहीं भी जरूरत पड़ने पर खर्च कर देंगे। लेकिन एक घर को वो नहीं बिकने देंगे किसी भी हाल में, क्योंकि वो दिल के करीब होता है। तो अलग अलग परसेप्शन है, अलग अलग थॉट प्रोसेस के साथ काम करता है। इन्वेस्टमेंट में क्या है कि इमोशनल और माइंड हर चीज इंक्लूडेड है, सिर्फ मैथ्स वर्क नहीं करता है। सिर्फ मैथ्स वर्क करेगा तो आदमी हमेशा सही डिसीजन लेगा, लेकिन लोग हमेशा अपने इमोशनल फीलिंग को ज्यादा वैल्यू देता है। चलिए, इमोशनल फीलिंग भी आवश्यक है जी, क्योंकि कुछ चीजें दिखनी भी चाहिए। जी जी। फंड जहां हम इन्वेस्ट करेंगे वो तो दिखेगा नहीं, लेकिन कुछ चीजें जो होती है पेपर रहेगा। हाँ, पेपर रहेगा। ये बाकी चीजें जो है जमीन पे हो गया या जैसे हम लोगों ने बताया सोना है, वो सोना है, घर है, वो दिखता भी है, और दिखना भी आवश्यक है। एग्जैक्टली, उसी से ब्रांड वैल्यू बनेगा। चलिए, हमारे एडवाइजर ने आपको आपकी बेहतरी के लिए क्या अच्छा हो सकता था इनके ओर से बताया गया। आपको और इनके बारे में और डिटेल चाहिए आपको तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएंगे। निश्चित तौर पर हमारे जो अभी बिजनेस एडवाइजर आपके बीच बैठे हैं, आपको निश्चित तौर पर आपको एक अच्छे गाइड करेंगे। रितेश जी, अंतिम दौर में आप हमारे दर्शकों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? तो मेरा एक दो छोटा सा मैसेज है कि कभी भी जहां भी निवेश करें सोच समझ के करें, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन देखें, कहीं भी ऐसा निवेश नहीं करें जो आपको डुबाने की ओर है। जैसे ऐसा नहीं कि किसी को 500 रुपये आप नगद महीना दे रहे हैं, कहीं जमा करने के लिए कोई प्रूफ नहीं है, तो कल के दिन वो मतलब बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। आप जमा तो कर रहे हैं लेकिन कई लोगों के साथ हुआ है ये प्रॉब्लम। हाँ, ये होता है, मैं देखता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कई केस है ऐसा कि लोग दे देते हैं फिर उनको कुछ मिलता नहीं है। तो इन चीजों को ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए आपका पैसा है, आपको ही दिमाग लगाना पड़ेगा कि वो कैसे सुरक्षित रहे। प्लस इसके साथ ही कभी भी क्विक रिटर्न्स के पीछे कभी ना भागे कि तुरंत पैसा डबल करना है, ट्रिपल करना है, वो सारी चीजों के पीछे कभी ना भागे। चलिए रितेश जी, आज आप हमारे दर्शकों को चूंकि एक ऐसा एक विषय था जो कि आवश्यक था इस क्षेत्र के लिए, लोग धीरे धीरे इस क्षेत्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं जी। अब हमारा क्षेत्र भी पिछड़ा नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा है, तो निश्चित तौर पर लोगों को इसका लाभ होगा जी। और चूंकि आप भी यहाँ के हैं, ऐसे एडवाइजर की कमी थी यहाँ जी फाइनेंशियल सेक्टर में, और आपके आने से लोगों को इसका लाभ जरूर मिलेगा। लोग आपसे जरूर इस विषय पे बात भी करेंगे जी, मिलेंगे भी और जानेंगे भी आपसे कि कहाँ उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करने से उसका लाभ उनको मिलेगा। चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने समय दिया। एक और लास्ट सजेशन है मेरा आपके व्यूअर के लिए कि जब भी निवेश करें तो जरूर नॉमिनी जरूर ऐड करें उसमें। हर निवेश में नॉमिनी का ऑप्शन आता है, नॉमिनी का नाम, रिलेशन, उनका डेट ऑफ बर्थ या मोबाइल ईमेल आईडी ये जरूर मेंशन करें, क्योंकि आज भी बहुत सारा अनक्लेम्ड पैसा बैंकों के पास जमा है, क्योंकि उसमें नॉमिनी एडेड नहीं है तो उनको पैसा नहीं मिल रहा है, या बहुत सारा लिटिगेशन में मामला फंसा हुआ है, तो जरूर नॉमिनी ऐड करना चाहिए लोगों को। चलिए, हमारे दर्शक आपकी बातों को निश्चित तौर पर ध्यान देंगे और एक अच्छे सलाहकार की कमी थी वो आप पूरा करेंगे, ऐसा उम्मीद भी है जी। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ द देसी अंदाज के साथ। हमारे चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही नए नए विषयों पर मेहमान को लेके आएंगे, लेके आते भी हैं, आपको अच्छी अच्छी जानकारियां भी उपलब्ध कराते हैं। तो आपका भी काम है चैनल को कैसे बिल्ड हो सकता है उस पर भी ध्यान दें।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहिए द देसी अंदाज के साथ।